बेसिकली हमने बात करनी है केमिकल कैलकुलेशंस की। ठीक है, मेन जो हमारा टॉपिक है आज दैट इज़ केमिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, अब केमिकल कैलकुलेशंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने 3 सेक्शंस में कवर करना है। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है दैट इज़ कनेक्टेड टू रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या आप कह लें कि रिलेटिव मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहला सेक्शन जो हम कवर करेंगे इसमें दैट वुड बी रिलेटिव मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें सिंपल हम देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या है। तो ये कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं और इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट आएगा मोल्स का। सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ मोलर कॉन्सेप्ट, और लास्ट में फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशंस यूजिंग केमिकल इक्वेशंस, कैलकुलेशंस यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। तो ये आपके पास टोटल 3 पार्ट बन जाते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, मेन हमारा जो सेक्शन होगा आज जो हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेक्शन होगा। सही है जी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ पूछनी हो आपको? अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटम के बारे में तो आप सबको आइडिया है कि एटम क्या है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम एटम को डिफाइन करें तो एटम बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ एन एटम? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट which can take part in chemical reactions। ठीक है, तो वो छोटे से छोटा यूनिट जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले सके दैट इज़ बेसिकली एटम, ये कहलाता है एटम। ठीक है, अब एटम जो है इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल। अगर हम एटम की बात करते हैं एंड देयर आर वेरी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि देयर आर वेरिंग साइजेस ऑफ एटम्स। लाइक द स्मॉलेस्ट एटम दैट वी हैव इज़ हाइड्रोजन। ठीक है, स्मॉलेस्ट एटम इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ द स्मॉलेस्ट एटम। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के मास की बात करें, वी जस्ट टॉक अबाउट द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स, सो दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स। ठीक है जी, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ से कि हाइड्रोजन एटम जो है इसका मास अगर हम यहाँ देखें तो दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स, विच इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो मतलब ये काफ़ी स्मॉल यूनिट है, दिस इज़ वेरी स्मॉल यूनिट। ऐसे ही अगर लेट सपोज मैं बात करूँ कि अगर हम थोड़ा सा लार्जर स्केल पे जाते हैं, लेट सपोज इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सपोज इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट मीथेन मॉलिक्यूल, तो अगर मीथेन मॉलिक्यूल की बात करें विच इज़ ऑल्सो अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, बट क्योंकि हाइड्रोजन एटम से तो ऑब्वियसली लार्ज है, तो मीथेन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मास ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल दैट वुड बी इक्वल्स टू 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, तो विच इज़ स्टिल वेरी स्मॉल। एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, आई होप सबको क्लियर होगा। एटम को तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, मॉलिक्यूल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल? when atoms chemically combine with each other. तो molecules when atoms chemically combine with each other, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 कार्बन एटम इज केमिकली कंबाइंड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है,
तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है इसका मास हम देख रहे हैं, दैट इज 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ठीक है जी, दैट इज 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो मतलब दिस इज, मतलब ये जो एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, दे आर वेरी स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, हम सिंपली यहाँ से इन मासेस से हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल यूनिट्स। atoms and molecules are very small units। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर मास इन ग्राम्स वी टेक देयर रिलेटिव मास, वी कंपेयर देयर मासेस विद सम फंडामेंटल मास। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर एक्चुअल मासेस इन ग्राम्स, इंस्टेड ऑफ टेकिंग their actual mass in grams, we take the relative mass। ठीक है, relative mass बेसिकली क्या है कि आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर एक्चुअल मास वी टेक दी रिलेटिव मास। मींस आपने यहाँ पे कोई फंडामेंटल मास ले लिया और तमाम एटम्स के मास को उस फंडामेंटल मास से कंपेयर करेंगे कि उससे कितने टाइम्स लार्जर हैं। ठीक है, तो वी टेक अ फंडामेंटल मास, व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव मास। ठीक है, अगर हम रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव मास। रिलेटिव मास सिंपली क्या है कि वी टेक फंडामेंटल मास and compare all the other atoms with that fundamental mass। ठीक है जी, आप उसके साथ सिंपली इसको कंपेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि अगर हम हाइड्रोजन एटम को अपना फंडामेंटल मास मान लें। ठीक है, लेट्स जस्ट से कि वी से कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है दैट इज़ द फंडामेंटल मास। वी जस्ट कंपेयर ऑल द अदर एटम्स विद हाइड्रोजन। आई एम नॉट सेइंग कि हम हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर करेंगे, बट अगर हम हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर करते हैं, मैं कहता हूँ कि जी लेट्स जस्ट कंपेयर द मास ऑफ ऑल द अदर एटम्स विद हाइड्रोजन एटम। तो सपोज हम ये कहते हैं कि the mass of an oxygen atom, if we compare the mass of an oxygen atom with hydrogen atom, यानी suppose ये आपके पास इस टाइप का एक weighing balance है। let's just say कि we have this weighing balance। ठीक है, और सपोज इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ अ बैलेंस। ठीक है, ये आपके पास कोई तराजू है और इसमें अगर एक साइड पे हम एक ऑक्सीजन एटम रखते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे आपने एक ऑक्सीजन एटम रखा। सपोज वी हैव द ऑक्सीजन एटम इन वन पैन। ठीक है, यहाँ पे आपने एक ऑक्सीजन एटम रखा, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे। ठीक है, दैट वुड बी रिलेटिव मास। तो हमने कहा एक ऑक्सीजन एटम के मास को बैलेंस करने के लिए वी वुड बी नीडिंग 16 हाइड्रोजन एटम्स। तो दैट मीन्स के वन ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एन ऑक्सीजन एटम यानी एक ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन एटम्स लग रहे हैं? 16 हाइड्रोजन एटम्स। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एन ऑक्सीजन एटम is 16 times heavier than hydrogen atom। ठीक है, एन ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो ये जस्ट आपने इसको रिलेट किया विद द मास ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है सबको?
ठीक है जी। तो बेसिकली ये जस्ट हमने सिंपल बात की है कि रिलेटिव मास सिंपली क्या है, व्हाट इज़ रिलेटिव मास, कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एक्चुअल मासेस विच वर वेरी स्मॉल, ठीक है, आपने एक्चुअल मासेस की जगह पे एटम्स के रिलेटिव मास को लिया, ठीक है। तो इनिशियली दे वर कंपेयरिंग द मास ऑफ एटम्स विद हाइड्रोजन, ठीक है, बट फॉर सम रीजंस एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू दोज रीजंस, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को छोड़ के कार्बन एटम की तरफ आया गया, ठीक है। इन 1961 द ग्रुप ऑफ केमिस्ट डिसाइडेड कि नहीं जी, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वी मस्ट कंपेयर द मास ऑफ ऑल द एटम्स विद द मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो दिस इज जस्ट बियॉन्ड आवर सिलेबस, तो हम ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाएंगे। तो आप जस्ट सिंपल ये जहन में रखें कि instead of hydrogen we compare the mass of atoms with carbon, ठीक है। आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन के बजाय कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ कार्बन हैज़ डिफरेंट आइसोटोप्स एंड आई होप कि एवरीवन नोज के व्हाट आर आइसोटोप्स, ठीक है। तो कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 14 एंड वी विल टेक कार्बन 12, ठीक है। तो फॉर relative atomic mass we compare all the atoms with 1/12 the mass of one atom, 1/12 the mass of one atom of carbon 12. Carbon 12 means that isotope of carbon which has the atomic mass 12, ठीक है। कार्बन 12 का मतलब सिंपली क्या है कि दी कार्बन विद द मास 12, कार्बन विद मास 12। तो द रिलेटिव एटॉमिक मास, फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास वी कंपेयर ऑल द एटम्स विद 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। आप किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, विद 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास वी कंपेयर ऑल द एटम्स विद 1/12 द मास ऑफ 1/12 द मास। अच्छा, नाउ वाई 1/12 के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है, मतलब जिस तरह से हमने ऑक्सीजन के लिए देखा था यहाँ पे कि एक ऑक्सीजन के लिए 16 हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर्ड हैं, इसी तरीके से अगर मुझे कार्बन को कंपेयर करना हो कि एक कार्बन कितने हाइड्रोजन एटम्स के बराबर है, ठीक है, 1 कार्बन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, तो हम ये देखते हैं कि 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल्स टू 12 हाइड्रोजन एटम्स। तो कार्बन जो है, एक कार्बन 12 हाइड्रोजन्स के बराबर है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं 1/12, तो दैट मीन्स के 1/12 ऑफ कार्बन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब अगर आप कहें तो देखें यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली स्टिल वी आर कंपेयरिंग इट विद हाइड्रोजन, बिकॉज 1/12 ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? 1/12 ऑफ कार्बन क्या है? हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है। तो बेसिकली स्टिल, मतलब आप बात कार्बन की कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर कंपेयरिंग इट विद हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज 1/12 ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो चलें अब हम आ जाते हैं अपनी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर कि व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ टू एक्चुअली डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज इट इज़ द मास ऑफ एन एलिमेंट, और ये आप कह लें कि इट इज़ द एवरेज मास of one atom of the element, of one atom of an element when compared with 1/12 the mass of one atom of carbon 12।
ठीक है जी। तो द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, किसी भी एटम के एक एटम का, या आप कह लें कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का एवरेज मास, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज मासेस, बिकॉज आपके पास हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। जैसे आप कह लें कि कार्बन के 2 आइसोटोप्स हो गए, इसी तरीके से क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स। तो क्योंकि तो आपने एवरेज मास लेना होता है, ठीक है। तो द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का एवरेज मास when compared with 1/12, and 1/12 of one atom of carbon 12, that is just simply 1, ठीक है। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 क्या होगा? कार्बन 12 के एक एटम का 1/12, दैट मीन्स इट इज, यानी हम ये सिंपली कह रहे हैं कि कार्बन 12 का 1/12, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स कि आप सिंपली किसी भी एटम के, आप कह लेंगे किसी भी एलिमेंट के एक एटम को आप कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी व्हाट इज़ दी relative atomic mass, relative atomic mass it is represented by a subscript r, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर relative atomic mass। तो द relative atomic mass of magnesium, relative atomic mass of magnesium, ठीक है। अब इसका एवरेज मास, एक एटम का एवरेज मास है दैट इज 24। अच्छा, मास, एटॉमिक मास जो है वो हम लेते हैं AMUs के अंदर, ठीक है। द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज AMU, 24 AMU व्हेन कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 विच इज इक्वल्स टू 1। तो 24 डिवाइडेड बाय 1 AMU, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट 24। सो दैट मीन्स के इट इज़ 24 टाइम्स हैवियर और 24 टाइम्स लार्जर देन 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो relative atomic mass of magnesium is 24, means it is 24 times heavier than 1/12 of one atom of कार्बन 12। तो दिस इज द relative mass, कि आपने इसको रिलेट किया है कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट के साथ। एंड relative atomic mass has no unit, it has no unit. Why? Because it is a ratio between two masses, as it is a ratio between two masses, ठीक है जी। ये दो मासेस के दरमियान का रेशियो है, तो दैट मीन्स के इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये बात? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन? रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि वाई द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स आर नॉट इन होल नंबर। वाई द रिलेटिव एटॉमिक मास of some elements is not in whole numbers, ठीक है। एंड इन O levels दिस इज ओनली क्लोरीन। अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा है, क्लोरीन, जिसका मास होल नंबर में नहीं है, दैट इज़ 35.5। एंड द रीज़न बिहाइंड इज के आप बेसिकली यहाँ पे एवरेज मास ले रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन वी टेक बेसिकली हमारे पास 2 क्लोरीन है, जस्ट अगर आप इसको इस तरह से समझें कि देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। हम चलें सिंपल, हम डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, Cl35 एंड Cl37, ठीक है। मतलब आप यूँ कह लें कि बेसिकली क्लोरीन के 2 वेरिएंट्स हैं, देयर आर 2 वेरिएंट्स ऑफ क्लोरीन इन यूनिवर्स, देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ क्लोरीन, Cl35 एंड Cl37। जिस तरह कार्स के वेरिएंट होते हैं, इस तरह से ये क्लोरीन के 2 वेरिएंट हैं, और इन दोनों की वेटेज बराबर नहीं है, ठीक है। नेचर में ये दोनों क्लोरीन एक जितने अमाउंट में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल Cl35 जो है ऑलमोस्ट
75% of the chlorine present in universe is Cl35. 75% of universe, 75% of chlorine present in universe is Cl35, and the remaining is Cl37. 25% is Cl37. तो 75% क्लोरीन 35 है, 25% क्लोरीन 37 है। ठीक है, दोनों की वेटेज जो है वो बराबर नहीं है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज मास लेना है, आपने डिफाइन इसको कैसे किया है कि इट इज़ द एवरेज मास। तो जब आप एवरेज की बात करते हैं, ठीक है, तो एक तो जस्ट सिंपल एवरेज है कि आपने दोनों के मासेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, ठीक है, लेट्स जस्ट से कि इफ़ वी जस्ट सिंपली ऐड देयर मासेस 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, तो द आंसर क्या आएगा 36। तो इसका मतलब एवरेज 36 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये, मतलब अगर एवरेज 36 आ रही है तो इसका मतलब बोथ द आइसोटोप्स Cl35 भी 50% है, ये भी 50% है, और ये भी 50%। अगर दोनों 50% हो तो एवरेज 36 आनी चाहिए ना। ठीक है, बट वी हैव Cl35 इन लार्जर प्रोपोर्शन। Cl35 75% है, तो जो आपकी एवरेज है इट मस्ट बी क्लोजर टू Cl35, इसके मास के ज़्यादा क्लोज होनी चाहिए। तो ये दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज इफ़ वी हैव वेरिइंग परसेंटेजेस। अगर आपकी परसेंटेज वेरी कर रही है तो आप फिर वेटेड एवरेज काउंट करते हैं, और हम ज़्यादा डिटेल में उसकी नहीं जाते। मैं जस्ट डायरेक्ट जो है वो आपसे मेथड डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर परसेंटेज गिवन हो देन हाउ टू डिटर्मिन द एवरेज। ठीक है, अगर आपके पास परसेंटेज गिवन हो देन आप किस तरह से एवरेज काउंट करेंगे, तो हम सिंपली ये निकाल लेते हैं यहाँ पे कि एवरेज मास, हाउ टू डिटर्मिन द एवरेज मास। तो एवरेज mass of one atom of क्लोरीन, इसके लिए आप सिंपली दोनों एटम्स के मासेस को, यानी फर्स्ट एटम का मास दैट इज 35 मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज 75%, जो भी आइसोटोप है उसको उसकी परसेंटेज से Cl35 मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज देन ऐड। ठीक है, हर आइसोटोप के मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और इनको ऐड करते जाना है। 37 मल्टीप्लाई बाय 25%, दो ही आइसोटोप्स थे तो आपने दोनों को ऐड करके, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज 35 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100 विच वुड बी 0.75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और आप कह लेंगे 25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 35.5। ये आपका एवरेज एटॉमिक मास आ गया AMU। एंड देन फिर आप इसको कंपेयर करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास देखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो दैट वुड बी 35.5 AMUs डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 विच इज़ 1 AMU। तो आंसर क्या आ जाएगा 35.5। सो दैट्स वाई इट इज़ इन डेसिमल। ठीक है, ये होल नंबर में क्यों नहीं है, बिकॉज आपने वेटेड एवरेज काउंट की है, बिकॉज दोनों जो आइसोटोप्स थे उनकी परसेंटेज बराबर नहीं थी। सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक द वेटेड एवरेज, वी हैव टू काउंट देयर परसेंटेज एज वेल। और जब आपने परसेंटेज काउंट की तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपको खैर ओ लेवल्स में देयर लीस्ट एक्सपेक्टेड के इस किस्म के क्वेश्चंस आपको ओ लेवल्स में मिले, बट यू मस्ट नो कि ये 35.5 आंसर किस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसलिए जस्ट हमने ये एक एग्जांपल डिस्कस किए, इससे ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? जी बेटा, ये क्लियर है सबको? ठीक है जी, तो ये आपने वेटेड एवरेज देख ली किस तरह से काउंट करनी है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव फार्मूला मास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। relative molecular mass।
relative molecular mass. ठीक है, relative molecular mass it is represented by mr. ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे? mr से. एंड relative molecular mass जो है बेसिकली मॉलिक्यूल को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि व्हेन एटम्स आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर. ठीक है, तो जब आप किसी मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे तो उसके लिए आप टर्म क्या यूज़ करेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. और पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, हाउ टू डिफाइन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. तो इट इज़ द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, या आप सिंपली कह लें कि इट इज़ द एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. एवरेज मास ऑफ one molecule of a substance when compared with 1/12 the mass of one atom of carbon 12. ठीक है जी, तो इट इज़ द एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. तो वही सारी बात है, बस जस्ट सिंपली क्या है, इसमें आप मॉलिक्यूल का मास दे रहे हैं. इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मास ऑफ एटम, नाउ वी आर टेकिंग द मास ऑफ मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल का मास आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आई होप सबको क्लियर होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को चले देख लेते हैं. लेट सपोज टू कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपने कैलकुलेट करना है, तो जस्ट सिंपल आप कार्बन का एटॉमिक मास देखेंगे. द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2. और ये जो मासेस हैं ये आप कहाँ से लेंगे? फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपके पास एलिमेंट्स गिवन होते हैं. यू मस्ट हैव अ कॉपी ऑफ पीरियोडिक टेबल विद यू. तो लेट सपोज कि अगर आपके पास कार्बन है तो ये तो सिंबल हो गया इसका. उसके बाद आपके पास इस तरह से 6 and 12. ठीक है, ये नंबर्स मेंशन होंगे. नाउ दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट. ठीक है, ये सिंबल आ गया. उसके बाद दिस इज एटॉमिक नंबर. ये एटॉमिक नंबर है विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, कि कितने प्रोटॉन हैं किसी भी एटम के पास. एंड दिस इज एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास मीन्स के सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं. एंड एटॉमिक मास मीन्स एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड किसी भी न्यूट्रल एटम में, इन अ न्यूट्रल एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन अ न्यूट्रल एटम, एटम हमेशा न्यूट्रल ही होगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. बट याद रखें हमेशा आप एटॉमिक नंबर को इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन ही डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन नहीं करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द मास यू हैव टू टेक, दिस इज द नंबर यू हैव टू टेक व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दी MR. ठीक है, MR के लिए आपको ये नंबर देखना होगा. ठीक है, ये जो 12 आ रहा है. इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए 16 होगा, तो 12 प्लस 16. नाउ वी हैव, एज वी हैव 2 ऑक्सीजन्स, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा. The answer which we get from here is 44. ठीक है, 44 AMUs. और क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो कंपेयर इट विद द 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, दैट वुड बी 44. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू डू दिस प्रैक्टिस एवरी टाइम. ठीक है, ये जस्ट मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. अदरवाइज आपने जस्ट डायरेक्ट 44 ही लिखना है. ठीक है, इसी तरीके से लेट्स जस्ट से कि हम कहें कि C12H22O11 सक्रोज, C12H22O11, तो इसका अगर हम मास काउंट करते हैं तो दैट वुड बी कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय कितने एटम्स हैं? 12. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 मल्टीप्लाई बाय 11. ठीक है जी, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 342, और आपने 1 से कंपेयर किया तो ये आंसर आ जाएगा 342. दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ
सक्रोज, ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज सक्रोज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट टर्म आ जाती है रिलेटिव फॉर्मूला मास। रिलेटिव फॉर्मूला मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास में और रिलेटिव फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस है, ये अब आपको समझना है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ द मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, mass of an ionic compound, mass of an ionic compound ठीक है। आप बेसिकली ये आयनिक कंपाउंड के मास के लिए देख रहे होते हैं, ठीक है। और ये आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बाय एडिंग अप द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड व्हेन कंपेयर्ड विद 1/12 the mass of 1/12 the mass of one atom of carbon 12, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, दिस टर्म कैन ओनली बी यूज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, दिस कैन ओनली बी यूज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। उसकी वजह ये है कि ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये आपको मालूम होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड में क्योंकि आपके पास टर्म में यूज़ हो रहा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो मीन्स आप मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। आयोनिक कंपाउंड में तो मॉलिक्यूल्स होते नहीं है, तो दैट मीन्स कि वी कैन नॉट यूज दिस टर्म रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फॉर आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए आपको न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, दैट इज रिलेटिव फॉर्मूला मास। कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप टर्म क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव फॉर्मूला मास, विच इज़ द मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड व्हेन कंपेयर्ड विद वन। कैलकुलेशन सेम वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, तो यू जस्ट लुक फॉर द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, और ये क्या हो जाएगा, कॉपर का मास है 64 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी ऑक्सीजन्स वी हैव 4, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर यहाँ से आ जाएगा इसका, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी अराउंड 160, ठीक है। तो ये जस्ट मतलब तरीका पैटर्न वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेटालिक बॉन्डिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, मेटालिक बॉन्डिंग तो वो तो एलिमेंट्स के लिए होती है, एलिमेंट्स के लिए आप एटॉमिक मास टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग से आपको कोई कंपाउंड थोड़ी मिलते हैं, वो तो एलिमेंट्स के लिए ही, एलिमेंट्स में जो डिफरेंट एटम्स हैं उन वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं, तो उसके लिए तो टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास ही है, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेटिव मतलब ये जस्ट सिंपल आप ध्यान में रखें कि रिलेटिव फॉर्मूला मास, दिस टर्म इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड, और वी कैन यूज इट फॉर कोवेलेंट कंपाउंड एज वेल, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स के भी फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ जनरल टर्म, ये जो रिलेटिव फॉर्मूला मास है, दिस इज अ जनरल टर्म, यू कैन यूज इट फॉर आइदर एन आयनिक और कोवेलेंट, बट फॉर मॉलिक्यूलर मास this can only be used for covalent compounds, and generally we use molecular mass for covalent compound and formula mass for ionic compound, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक बात, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, या बेसिक डेफिनेशंस हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, फॉर्मूला मास क्या है, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है जी, चलें। तो अब ये है कि नाउ वी विल स्टार्ट द मोस्ट बेसिक कैलकुलेशंस फ्रॉम आवर चैप्टर, ठीक है। अब तक तो ये हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात कर ली, अब ज़रा आ जाते हैं हम कैलकुलेशंस वाला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और व्हाट इज़ परसेंटेज कॉम्पोजिशन? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब आप सबको मालूम है कि मेटल्स जो हैं ये अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आयरन है, ठीक है, इफ़ वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन, तो आयरन इट हैज़, यानी आयरन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ओर्स, आयरन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ores,
ठीक है, ओर्स बेसिकली क्या है, ओर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ एन ओर। ओर को अगर हम डिफाइन करें, ये वैसे हम मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ओर्स को अगर प्रॉपर मुझे डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ एन ओर, तो हम ये सिंपली कहते हैं कि इट इज़ अ रॉक विच कंटेन enough of mineral which is worthwhile to extract, which is worthwhile to extract। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन ओर। तो ओर क्या है, अ रॉक विच कंटेन इनफ ऑफ मिनरल विच इज वर्थवाइल टू एक्सट्रैक्ट। तो आयरन जो है ये अपने ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ देयर आर डिफरेंट ओर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम हेमेटाइट। वन ऑफ द ओर फ्रॉम विच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इज नोन एज हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट में आयरन मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3। इसी तरीके से इट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैग्नेटाइट। अनदर ओर ऑफ आयरन इज मैग्नेटाइट। In magnetite it is present in the form of Fe3O4। So these are different ores of iron and obviously इसमें कुछ और भी impurities होती हैं, ये हम डिटेल में आगे जब मेटल्स वाले चैप्टर पढ़ें बट उसमें वहाँ डिस्कस करेंगे। बट द थिंग विच वी वांट टू डिस्कस नाउ इज कि विच ऑफ देम कंटेन द हायर परसेंटेज ऑफ आयरन। ठीक है, दिस इज वेयर परसेंटेज कॉम्पोजिशन प्लेज इट्स पार्ट, कि वी वांट टू फाइंड आउट कि इन दोनों में से किस में आयरन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है, दिस इज़ वेयर केमिस्ट्री गेट इन्वॉल्व, कि आपने फाइंड आउट करना है कि जी इन दोनों में से इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, तो आप ये देखना चाहेंगे कि इसमें आयरन की परसेंटेज ज़्यादा है या इसमें आयरन की परसेंटेज ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन इन बोथ हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट कैलकुलेट दी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन इन हेमेटाइट। आयरन एंड ऑक्सीजन बोथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैं जस्ट हेमेटाइट की करूँगा, मैग्नेटाइट आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन हेमेटाइट। ठीक है, तो अब हेमेटाइट में परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपने देखनी है आयरन की। सबसे पहले हम आयरन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आयरन के लिए आपने सिंपली क्या करना है, परसेंटेज ऑफ आयरन दैट वुड बी इक्वल्स टू, अच्छा अब इसको जस्ट डायरेक्ट आप देख लें, जो भी एटॉमिक मास है, जिस एलिमेंट की आप परसेंटेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसका एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आयरन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स मौजूद हैं उस फॉर्मूला में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय relative molecular mass और relative formula mass of compound, जो भी आपके पास कंपाउंड है, एंड मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आई होप सबको क्लियर होगी ये बात। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज, हाँ जी, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आयरन? You must have periodic table with you. What is the relative atomic mass of iron? 56 multiply by, in Fe2O3 we have 2 irons। ठीक है, तो 56 multiply by 2 divided by, what is the relative molecular mass, relative formula mass of Fe2O3? जी, did anyone calculated? Fe2O3 relative MR, (160). ठीक है जी, 160 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आंसर आ रहा है? 56 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 160, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? What is the final answer?
70%, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। दिस इज 70%, ठीक है जी। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ आयरन इन Fe2O3। नाउ इफ आई आस्क कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Fe2O3, नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Fe2O3। चले जल्दी से कैलकुलेट करें, शाबाश। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Fe2O3। 30%, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि दो ही एलिमेंट हैं, तो अगर आयरन 70% है तो ऑक्सीजन वुड बी 30%। सम ऑफ द परसेंटेजेस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 100, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, बट यू कैन कंफर्म बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस वे। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो यू कैन कंफर्म इट कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी एटम्स वी हैव, 3 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट मस्ट कम्स आउट 30%। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अच्छा, 1 मिनट बेटा, ज़रा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप मैग्नेटाइट में, तो दिस परसेंटेज कॉम्पोजिशन हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट मौजूद है, एंड यू कैन वर्कआउट कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेहतर होगा एक्सट्रैक्शन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आप नोट करें, ये जो हमने मतलब ये वाला जो पार्ट है आपके पास, जैसे परसेंटेज के अंदर ये जो पार्ट है हमारे पास, दैट इज़ दिस पार्ट, atomic mass of atom multiply by number of atoms into molecular mass of compound। ये जो आपके पास पार्ट है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन दिस कंपाउंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ आयरन इन Fe2O3। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ आयरन इन Fe2O3, ठीक है। ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया कि ये दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, यानी ये आपके पास मतलब बेसिकली Fe2O3 इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, आयरन एंड ऑक्सीजन। तो द फ्रैक्शन विच कम्स फ्रॉम आयरन इज दिस पार्ट, ठीक है। ये आपके पास वो फ्रैक्शन आ गया जो आयरन से आ रहा है, एंड दिस इज द फ्रैक्शन विच कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन। दिस इज द फ्रैक्शन विच कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने अब यहाँ से, तो ये तो आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। अब लेट्स जस्ट से मैं जस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, ये ज़रा चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप यहाँ से ये अपने ये मतलब अगर हम परसेंटेज से इसको मल्टीप्लाई, परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सॉरी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी गेट द परसेंटेज। when we multiply the fraction of any particular element in a given compound with 100, we get the percentage। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का हो, लेट्स से इफ वी हैव अ क्वेश्चन कि जिसमें कहेंगे जी कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर इन 32 grams of copper 2 sulfate, in 32 grams of copper 2 sulfate, calculate the mass of copper in 32 grams of copper 2 sulfate, ठीक है। and the atomic mass of copper is 56, sulfur 32 and oxygen copper 64, sorry copper 64, sulfur 32 and oxygen is 16, ठीक है। तो अभी कहने के कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर इन 32 grams ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, इन 32 grams ऑफ कॉपर 2 सल्फेट यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर। हाँ जी, कोई बता सकता है इसका आंसर? जी बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर इन 32 grams ऑफ कॉपर 2 सल्फेट।
हाँ जी। जी 12.8 बिल्कुल ठीक है, 12.8 ठीक है। अब इसमें सिंपल क्या है कि आपके पास इस दफ़ा मतलब इस क्वेश्चन में दे हैव गिवन अस गिवन मास कि जी वी हैव 32 ग्राम्स ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ कॉपर इन 32 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब मास ऑफ कॉपर, एक तो क्वेश्चन पिछला था जिसमें जस्ट दे लास्ट के जी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड कॉपर टू सल्फेट। तो अगर परसेंटेज पूछी जा रही है, अब देखिए थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है क्वेश्चन में, और बिल्कुल मतलब आप अगर मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर परसेंटेज पूछी जा रही है देन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद 100। बट अगर आपके पास किसी कंपाउंड का मास गिवन है और उसमें उस एलिमेंट की परसेंटेज, मतलब कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर इन 32 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो हम सिंपली पहले इसका फ्रैक्शन निकालते हैं कॉपर टू सल्फेट में कॉपर का फ्रैक्शन। तो कॉपर टू सल्फेट में कॉपर का फ्रैक्शन क्या होगा, कॉपर का मास कितना है 64 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी एटम्स आर देयर। कॉपर टू सल्फेट का फॉर्मूला क्या है CuSO4। तो इसमें कितने एटम्स हैं कॉपर के 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल MR कितना है 160। नाउ दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इन कॉपर टू सल्फेट। अब अगर परसेंटेज पूछते तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, बट क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर इन 32 ग्राम्स, तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट विद 100 वी विल मल्टीप्लाई इट विद 32। Multiply the fraction of copper and copper 2 sulfate with the given mass and you will get the answer, that is 12.8. So when they ask you for percentage, multiply the fraction with 100. Multiply the fraction with 100. But they when they ask you when they give you a given mass and then ask for the for a particular element, तो फिर आपने just simply fraction को multiply कर देना है उस given mass से। जी ये समझ में आ रही है बात? हाँ जी बेटा, ये क्लियर है, सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? वी कैन सॉल्व इट इन अनदर वे इन टर्म्स ऑफ मोल्स, बट क्योंकि अभी हमने मोल्स नहीं पढ़ा तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। हम जस्ट इसको इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं एंड आई होप कि सबको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। स्टिल इफ एनी वन हैज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क। अच्छा चलें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी कैलकुलेट the mass of silver, yeah, silver. Calculate the mass of magnesium in 150 grams of magnesium carbonate। हाँ जी, कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम इन 150 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करें, शाबाश। कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम इन 150 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट।
जी बेटा, करेक्ट आंसर है 42.8, 42.85 और 42 पॉइंट, ठीक है जी। तो मास ऑफ मैग्नीशियम मीन्स दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम इन 150 grams of magnesium carbonate. The mass of magnesium that would be equals to fraction of magnesium in magnesium carbonate. पहले हम इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन कितना है? 24 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीशियम कार्बोनेट, द फॉर्मूला इज MgCO3, so there is only one atom divided by mr कितना है इसका? 84 मल्टीप्लाई, ये तो आ गया फ्रैक्शन। नाउ मल्टीप्लाई बाय, अगर परसेंटेज होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे मास गिवन है तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया 150 एंड वी गेट द आंसर दैट इज 42.85। 42.85 ये आपके पास ग्राम्स आ गए कि दैट मीन्स कि इन 150 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट वी हैव 42.85 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है जी, तो ये जस्ट सिंपल देख लिया हमने। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि कैलकुलेटिंग द मास ऑफ वाटर इन अ कंपाउंड। कैलकुलेटिंग द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन अ कंपाउंड। ठीक है, बास कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, देर आर सर्टेन कंपाउंड्स विच हैव वाटर प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CuSO4.5H2O, MgCl2.6H2O। ठीक है, तो दिस सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स दीज आर नोन एज हाइड्रेटेड कंपाउंड्स कह लें या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कह लें। ठीक है, दीज आर नोन एज hydrated compounds. Well, we just call them hydrated compounds. Hydrated compounds basically क्या है कि those compounds which have water present in them and they are in solid form, they are not in liquid form. आप ये assume करेंगे ये liquid form में, they are in solid form. ठीक है, तो during crystallization जब आप crystallize करते हैं किसी भी solid को तो वो when we crystallize a substance तो water molecules get trapped into them. ठीक है, जब कोई भी salt या कोई भी आयनिक कंपाउंड जब क्रिस्टलाइज होता है, जैसे कॉपर सल्फेट जब क्रिस्टलाइज होता है तो इट्स कैटाइंस एंड एनाइंस जो हैं दे अट्रैक्ट सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दोज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रैप्ड इनटू द सॉलिड स्ट्रक्चर एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ द सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, आप सिंपल ये ध्यान में रख सकते हैं कि व्हेन एन आयनिक कंपाउंड crystallizes its cations and anions, its cation and anion attract water molecules and some of the water molecules get trapped in the solid structure। जब ये क्रिस्टलाइज होता है तो ये उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे किस तरह से होता है, क्या होता है। ठीक है, वो बिकॉज दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। जैसे इतना आप ध्यान में रखें कि ये वाटर मॉलिक्यूल आ कहाँ से रहा है, तो सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रैप्ड इन द सॉलिड स्ट्रक्चर एंड बिकम्स पार्ट ऑफ दैट सॉलिड ठीक है जी, तो अब लेकिन जो डॉट आप लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो डॉट है, दैट मीन्स के दिस इज़ नॉट, यानी आप ये कह लें कि दिस कैन बी इजीली रिमूव। डॉट मीन्स के इट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय हीटिंग। डॉट मीन्स it can be easily removed by heating। by heating जो है वो आप इसको easily remove कर सकते हैं। by heating we can easily remove। तो dot simply means कि it can be easily removed by heating। ठीक है, तो अब लेट सपोज कि अगर हम इससे मिलता जो मतलब वाटर की परसेंटेज हमने देखनी हो, सपोज हमारे पास क्वेश्चन आए कि कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। let's suppose we have a question, calculate the mass of water in 12.5 grams of
हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। उस फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, CuSO4.5H2O, दिस इज द फॉर्मूला। चले जी, आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इन 12.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, calculate the mass of water in 12.5 grams of hydrated copper 2 sulfate। जी बेटा, नहीं साथ बेटा 6.32 आंसर नहीं है। हाँ जी, और किसी का आंसर आया है? फोर 4.48 जी, ये करेक्ट आंसर है। 4.5 या 4.48 आप राउंड ऑफ कर लेंगे, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लें। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इन 12.5 grams of hydrated copper 2 sulfate। So we have to calculate mass of water। mass of water कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसमें हम पहले फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट, वाटर का मास कितना है? 18, H2O 18 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर? 5। 18 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय टोटल MR कितना हो जाएगा? 160 प्लस 90 दैट इज 250। So this is the fraction of water in hydrated copper 2 sulfate। ये फ्रैक्शन आ गया। अब अगर इसकी परसेंटेज पूछी गई होती तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते, बट दे हैव गिवन अस मास, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद दी मास, ठीक है। तो आपने इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 12.5। सो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5 ग्राम्स। जी, क्लियर है ये बात? हाँ जी, साथ क्लियर हो गई है बेटा बात? ठीक है जी, बाकी सबको भी क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है जी, तो चलें, ये हमने आज केमिकल कैलकुलेशंस का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसमें हमने रिलेटिव एटॉमिक मासेस का जितना भी कॉन्सेप्ट था, रिलेटिव मासेस का जितना कॉन्सेप्ट था वो सब डिस्कस किया है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिस्कस की है। तो आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो
पूछ सकते हैं बाद में भी, ठीक है। ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है जी बेटा। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज इसको हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी।